नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारी टीम द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे और आप उन्हें पूरा देख रहे होंगे और भली भांति उनको समझ भी रहे होंगे। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप वीडियो पूरा देखिए, उसे स्किप मत कीजिए, बीच में से वीडियो स्किप मत कीजिए, उसे पूरा देखिए ताकि आपको उसका भरपूर फायदा मिल सके। और इससे पहले मैं एक जानकारी और देना चाहूँगा कि हमारी टीम द्वारा डेली 4 वीडियो अपलोड किए जाते हैं, क्योंकि जो नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं उनके लिए जानकारी अति आवश्यक है ताकि वो इसका भरपूर फायदा उठा सकें। और जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये चीज़ अति आवश्यक है, जो वो नए स्टूडेंट्स को बता सकें कि कौन सा वीडियो कितना बजे अपलोड किया जाता है। और आपने हमारा जो सहयोग जिस प्रकार से पहले किया है, हम और हमारी टीम ये आशा करते हैं आपसे कि आप उसी प्रकार का सहयोग हमारा आगे भी करते रहेंगे। तो हमारी टीम द्वारा सुबह 8 बजे विज्ञान कक्षा 10 का वीडियो अपलोड किया जाता है, साइंस का, जिसमें 2 चैप्टर करवा दिए गए हैं, अम्ल व क्षार और कार्बन व उसके यौगिक। और अभी तीसरा चैप्टर चल रहा है, भोजन और मानव स्वास्थ्य। उसके बाद में सुबह 10 बजे हमारी टीम द्वारा रीड साइंस के वीडियो अपलोड किए जाते हैं, जिसमें एक दिन गणित और एक दिन विज्ञान विषय का वीडियो लगातार अपलोड डे बाय डे किया जा रहा है। और 11 बजे भौतिक विज्ञान सीनियर क्लास अर्थात फिजिक्स के सीनियर क्लास के वीडियो अपलोड किए जाते हैं, जिसमें 5 चैप्टर हो चुके हैं। तो जो साइंस के स्टूडेंट आपके संपर्क में, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ शेयर कीजिए, उन्हें बताइए ताकि वो भी इस चीज़ का भरपूर फायदा उठा सकें। और आपको खुद कोई फ़ायदा नहीं उठाना है, बल्कि आपको दूसरों को भी इसके बारे में बताना है, आपको सहयोग करना है ताकि दूसरे लोगों को भी इस चीज़ का पूरा फायदा मिल सके और सहयोग मिल सके। और 3 बजे हमारी टीम द्वारा साइकोलॉजी मनोविज्ञान का वीडियो अपलोड किया जाता है, जो कि रीट की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए वो वीडियो अपलोड किया जा रहा है, जो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। और हमारी टीम द्वारा जल्दी ही बीएससी की क्लासें भी स्टार्ट की जाएंगी, जिसमें हम बीएससी के भौतिक विज्ञान और गणित की क्लासें स्टार्ट करने की जल्दी तैयारी कर रहे हैं और हमारी टीम इस पर काम कर रही है। तो जल्दी से जल्दी बीएससी क्लासें भी स्टार्ट की जाएंगी। तो आप जब हमारा सहयोग करते हो और आप जब वीडियो देखते हो, उसे लाइक करते हो, तो हमारे काम करने का उत्साह और मनोबल लगातार बना रहता है, ताकि आपका जो सहयोग है वो हमें मिल सके। इसी कामना के साथ हम ये आशा करते हैं कि आप वीडियो पूरा देखेंगे, बीच में स्किप नहीं करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। तो आज अपने एक नए टॉपिक के सामने मैं आपके सामने हाजिर हूँ। भोजन और मानव स्वास्थ्य चैप्टर संख्या जो 3 है, वैसे बुक में ये पहला चैप्टर है, उसका पार्ट नंबर 5 लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों, हमने पहले तक पढ़ा था संतुलित असंतुलित भोजन के बारे में पढ़ लिया था, विटामिन के बारे में पढ़ लिया था, उनके लक्षण और उनकी कमी के कारण होने वाले रोगों का अध्ययन किया था, खनिज तत्व उनके प्रमुख स्रोत और वो कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनका अध्ययन किया था। और इससे पहले लास्ट वाले वीडियो में अपने मोटापे का अध्ययन किया था कि मोटापा कैसे बढ़ता है, मोटापे को दूर करने के क्या क्या उपाय हैं। इन चीज़ों का आपने अध्ययन कर चुके हैं। और आज जो नया टॉपिक लेकर आया हूँ आपके सामने, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रक्तचाप या रक्तदाब। रक्तचाप या रक्तदाब। तो मैंने आपकी सहूलियत के लिए बोर्ड पे पहले से नोट करके रखा है ताकि टाइम कम लगे, और यदि मैं साथ साथ में नोट करता हूं तो टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है, ताकि उससे आपको भी दिक्कत होती है और हमें और हमारी टीम को भी वीडियो अपलोड करने में दिक्कत आती है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है नेट की तकलीफों की वजह से। तो ये रक्तदाब या रक्तचाप में क्या लिखा है कि रक्त द्वारा रक्तवाहिनियों की दीवारों पर लगाया गया दाब, रक्तवाहिनियों की दीवारों पर लगाया गया दाब रक्तचाप कहलाता है। यानी हमारे ब्लड द्वारा जो रक्तवाहिनियां होती हैं, उसकी दीवारें जो होती हैं अंदर, उन दीवारों पर लगाया गया दाब, प्रेशर, वो ही क्या कहलाता है, रक्तचाप या रक्तदाब कहलाता है, जिसे अपने शॉर्ट में बीपी कहते हैं। जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं अपने, बीपी, यानी ब्लड प्रेशर, रक्त का दाब। तो इसमें अपने बीपी यानी जो ब्लड प्रेशर होता है उसके बारे में अध्ययन कर लिया है, बीपी क्या चीज़ है उसका अध्ययन अपने कर चुके हैं। और जो रक्तचाप या रक्तदाब है वो रक्तवाहिनियों द्वारा
या रक्त द्वारा रक्तवाहिनियों की दीवार पर लगाया गया दाब है। रक्तवाहिनियों की दीवार पर लगाया गया क्या है? दाब है। वो क्या कहलाता है? रक्तचाप या रक्तदाब कहलाता है। और बच्चों यह दो प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। ये मतलब बीपी का जो मैंने अभी बताया आपको कि रक्त द्वारा रक्तवाहिनियों की दीवार पर लगाया गया दाब रक्तचाप कहलाता है। इसको अच्छे ढंग से क्लियर कर लेना। और जिसे बीपी यानी शॉर्ट भाषा में बीपी या ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है। और यह दो प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सिस्टोलिक रक्तचाप और दूसरा होता है बच्चों डायस्टोलिक रक्तचाप। कौन सा? पहला सिस्टोलिक और दूसरा डायस्टोलिक रक्तचाप। ये दो प्रकार के रक्तचाप होते हैं। ठीक है, अब देखो सिस्टोलिक रक्तचाप क्या चीज है इसको समझते हैं। इनके नाम याद रखना। रक्तचाप के दो प्रकार हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप। सिस्टोलिक क्या है कि जब नीले में संकुचन होता है, एक तो होता है संकुचन और एक होता है शिथिलन। जब नीले में संकुचन होता है उस दौरान रक्त द्वारा धमनियों की दीवार पर लगाया गया दाब। जब नीले में संकुचन होता है उस दौरान रक्त द्वारा धमनियों की दीवार पर लगाया गया दाब सिस्टोलिक रक्तचाप कहलाता है। लगाया गया दाब क्या कहलाता है? सिस्टोलिक रक्तचाप कहलाता है। और सामान्य व्यक्ति का यह सिस्टोलिक रक्तचाप 90 से 120, याद रखना ये इंपॉर्टेंट चीज है। सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप 90 से 120 मिलीमीटर के बीच होता है। ये इसको मापने का एक पारा है। जो सामान्य व्यक्ति का यानी सिस्टोलिक रक्तचाप है वो कितना होता है? 90 से 120 मिलीमीटर के बीच होता है। सिस्टोलिक रक्तचाप क्या है कि जब नीले में संकुचन होता है उस दौरान रक्त द्वारा धमनियों की दीवार पर लगाया गया दाब सिस्टोलिक रक्तचाप कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्टोलिक रक्तचाप कहलाता है। और सामान्य व्यक्ति का ये 90 से 120 मिलीमीटर के बीच में होता है। अब देखो दूसरा प्रकार इसका, ये पहला प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार देखो डायस्टोलिक रक्तचाप। डायस्टोलिक रक्तचाप क्या होता है? अब इसमें तो देखो नीले में संकुचन और इसमें नीले में शिथिलन, इसका विपरीत है जस्ट। इसमें तो संकुचन होता है और इसमें क्या होता है? शिथिलन। जब नीले में डायस्टोलिक क्या है? जब नीले में शिथिलन होता है तो उसके दौरान या उस दौरान रक्त द्वारा धमनियों की दीवार पर लगाया गया दाब, उस दौरान रक्त द्वारा धमनियों की दीवार पर लगाया गया दाब वो क्या कहलाता है? डायस्टोलिक रक्तचाप कहलाता है। यहाँ मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, बाकी वो लाइन सेम रहेगी। तो जब नीले में शिथिलन होता है तो उस दौरान रक्त द्वारा धमनियों की दीवार पर लगाया गया दाब, धमनियों की दीवार पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है? डायस्टोलिक रक्तचाप कहलाता है। और इसके डायस्टोलिक रक्तचाप का जो सामान्य मान है, सामान्य व्यक्ति के शरीर का जो मान है, पारे का मान है, यह मान सामान्य व्यक्ति का 60 से लेकर के 80 मिलीमीटर के बीच होता है। 60 से लेकर के कहाँ तक होता है? 80 मिलीमीटर के बीच में ये होता है। ठीक है ना? तो ये हो गया डायस्टोलिक रक्तचाप या रक्तदाब। याद रखना, जब नीले में शिथिलन होता है तो उस दौरान रक्त द्वारा धमनियों की दीवार पर लगाया गया दाब डायस्टोलिक कहलाता है। और ऊपर वाला नीले में संकुचन होता है तो रक्त द्वारा धमनियों की दीवार पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वो कहलाता है सिस्टोलिक रक्तचाप। उसका मान 90 से 120 मिलीमीटर होता है, इसका 60 से 80 मिलीमीटर के बीच में होता है। ये इसके पारे का मान है, वैल्यू है, ये याद रखना आप। ठीक है, इसमें डिफरेंस भी आ सकता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप में क्या अंतर है। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ नोट में एक बात लिखी है बोर्ड पर, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर भी अच्छा प्रश्न बनता है 1 नंबर का, कि रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम। याद रखना, रक्तचाप मापने वाले यंत्र का जो नाम है वो क्या है? रक्तचाप मापी, या वैज्ञानिक नाम इसका स्फाइग्नोमैनोमीटर, जो डॉक्टर बोलते हैं, यूज करते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्फाइग्नोमैनोमीटर। यानी जिससे बीपी मापी जाती है उसका नाम क्या होता है? स्फाइग्नोमैनोमीटर कहलाता है या कहलाया। ठीक है ना? तो दो नाम है, एक तो रक्तचाप मापी भी कहते हैं यानी बीपी मापने की मशीन, ब्लड प्रेशर मापने की मशीन, और एक नाम वैज्ञानिक नाम स्फाइग्नोमैनोमीटर, ये भी कहलाता है। ठीक है,
अब देखो बच्चों, रक्तचाप जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है हाई और एक होता है लो। एक तो होता है हाई जिसे उच्च रक्तचाप कहते हैं, और एक होता है लो जिसे निम्न रक्तचाप कहते हैं। तो अपने सबसे पहले अध्ययन करते हैं निम्न रक्तचाप का, जो मैंने यहाँ नोट करके रखा है। सबसे पहले अध्ययन किसका करते हैं? निम्न रक्तचाप का। तो देखो बच्चों, निम्न रक्तचाप क्या होता है कि जब रक्तवाहिनियों में रक्त द्वारा कम दाब का अनुभव होता है, रक्तवाहिनियों में रक्त द्वारा कम दाब का अनुभव होता है, अर्थात रक्त दाब का मान 120 से 80 mm से कम हो, 120 और 80 mm से क्या हो? कम हो, तो उसे निम्न रक्तचाप कहते हैं। इसका मतलब हुआ 120 तो मतलब इसकी हाई वैल्यू है, और 80 क्या है? लोवेस्ट वैल्यू है। तो 80 और 120 के बीच में है ये, तो 120/80 mm से कम हो तो उसे निम्न रक्तचाप कहते हैं। ठीक है, इससे कौन कौन से मतलब अंग अपने प्रभावित होते हैं शरीर के? इससे हृदय, यकृत यानी अपना हार्ट जिसे बोलते हैं, यकृत और गुर्दे जैसे अंगों को प्रभावित करता है। यानी निम्न रक्तचाप का मान ये है 120 से 80 mm। और ये अंग कौन कौन से प्रभावित होते हैं? हृदय, यकृत, गुर्दे जैसे अंगों को प्रभावित करता है। और कैसे प्रभावित करता है कि इन अंगों को O2 यानी ऑक्सीजन में पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है, कम हो जाता है। ऑक्सीजन में पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है, उन जो अपने ये शरीर के अंग होते हैं इनको भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, और पौष्टिक आहार भी नहीं मिल पाता है, जिससे ये सामान्य रूप से कार्य न करके अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। जिससे ये सामान्य रूप से कार्य न करके अस्थायी रूप से क्या हो जाते हैं? क्षतिग्रस्त होते हैं अस्थायी रूप से, यानी पूरी तरह क्षतिग्रस्त नहीं होते, एक बार के लिए अस्थायी रूप से क्या हो जाते हैं? क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो ये हुआ बच्चों, ये दो प्रकार हुए रक्तचाप के। रक्तचाप की परिभाषा हुई, उसका मापने का यंत्र क्या कहलाता है वो हुआ, और रक्तचाप के जो मतलब पहला प्रकार है निम्न रक्तचाप, यानी कितने प्रकार के होते हैं? मेन रूप से दो प्रकार के होते हैं, उसका अध्ययन किया। और अब अपने अध्ययन करेंगे उच्च रक्तचाप का। ठीक, तो मैंने यहाँ पर उच्च रक्तचाप नोट करके रखा है आपके सामने ताकि समय कम लगे। निम्न रक्तचाप अपने पढ़ लिया था। उच्च रक्तचाप देखो क्या होता है कि जब लंबे समय तक रक्त दाब का मान, देखो बच्चों उच्च रक्तचाप क्या होता है ध्यान देना, एक तो होता है निम्न वाला तो हो गया लो बीपी का, और ये जो अपने पढ़ रहे हैं ये है उच्च रक्तचाप अर्थात हाई बीपी अर्थात ब्लड प्रेशर, इसी का नाम है। तो जब लंबे समय तक रक्त दाब का मान 120/80 mm से ज्यादा रहे, 120/80 mm से क्या रहे? ज्यादा रहे, तो उसे उच्च रक्तचाप कहते हैं। यानी उसे क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप, यानी HBP। H मतलब हाई, H का मतलब हाई, B का मतलब ब्लड, P का मतलब प्रेशर, यानी उच्च रक्तचाप, उसे HBP कहा जाता है। अर्थात दोबारा बता देता हूं, जब लंबे समय तक रक्त दाब का मान या रक्तचाप का मान 120/80 mm से ज्यादा रहे, और उसमें कम रहता था और इसमें ज्यादा रहेगा, उच्च में ज्यादा रहेगा और उसमें कम रहे, तो उसे उच्च रक्तचाप या उच्च रक्त दाब कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर। अब देखो इसमें मेन कारण क्या क्या है उच्च रक्तचाप हाई बीपी बढ़ने के कारण? सबसे ज्यादा कारण चिंता, यानी यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार की चिंता करता है, कोई सोच में पढ़ करके चिंता करता है कि ये काम कैसे होगा, पता नहीं कैसे होगा, तो उस चिंता की वजह से ये हो सकता है। क्रोध करता है, यदि कोई बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, क्रोध करता है, तो उसके कारण भी हाई बीपी हो सकती है। ठीक है ना, आमतौर पर ये रोग लगभग सभी में पाया जाता है घरों में। ईर्ष्या, यानी किसी से जलता है व्यक्ति, किसी से ईर्ष्या करता है और जलने की प्रवृत्ति रखता है, तो उससे भी ये फैक्ट हो सकता है, हाई बीपी बढ़ सकती है, हाई बीपी बन सकती है। फिर देखो भ्रम, यदि व्यक्ति को भ्रम हो जाता है, किसी प्रकार का शक या शंका हो जाती है, तो उसमें भी ये बढ़ सकता है। और यदि कोई आवश्यकता से ज्यादा भोजन करता है, यानी जितनी 3 रोटी की आवश्यकता है 8 रोटी खाता है या 10 रोटी खाता है या 5 खाता है 6 खाता है, तो उससे भी ये कारण हो सकता है उसका
उच्च रक्तचाप बढ़ सकता है। अगला, मैदे से बने हुए खाद्य पदार्थ। मैदे से बने हुए बहुत सारे खाद्य पदार्थ जैसे कचौरी है, समोसे हैं, या आजकल बहुत सारे लोग यूज करते हैं, तो उनसे भी उच्च रक्तचाप, और भी बहुत सारी सामग्री मैदे से बनाई जाती है। तो जो मतलब ये तेल से बनी जो वस्तुएं होती हैं, मतलब जो ये फूड होते हैं जो जंक फूड के अंदर आते हैं, जिसका कल भी अपने अध्ययन किया था, जैसे ये चाउमीन है, बर्गर है, ऐसे ये लगभग सामग्रियां मैदे से ही बनाई जाती हैं। तो मैदे से बने खाद्य पदार्थों से भी इसका बढ़ना स्वाभाविक है। घी से भी बढ़ता है और तेल से भी बढ़ता है। देखो डॉक्टर जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उन्हें घी तेल बंद करते हैं, ऐसे ये सामग्री लगभग सारी बंद की जाती है। घी से, तेल से, मांस मछली खाने से भी ये होता है। जो मांस मछली का सेवन करते हैं उसमें ये मांस के जो सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं। और इसके अलावा जो मतलब नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जैसे बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, हुक्का या चिलम का सेवन करते हैं, बुजुर्ग लोग जैसे ज़्यादा करते हैं, हुक्का या चिलम का सेवन करते हैं, तो उसे पीने से हाई बीपी यानी उच्च रक्तचाप बढ़ सकता है या हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इससे ये चीज़ें ज़्यादा इफेक्टिव है, इससे ज़्यादा प्रभावित होता है उच्च रक्तचाप जो अभी मैंने बताया। चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, भ्रम, आवश्यकता से ज़्यादा भोजन करना, मैदे से बने खाद्य पदार्थ खाने से, घी, तेल, मांस, मछली, इसके अलावा बीड़ी, सिगरेट, हुक्का या चिलम पीने से उच्च रक्तचाप हो सकता है। अब देखो बच्चों, अगला जो इसका पॉइंट है, उच्च रक्तचाप से बचने के उपाय, यानी उच्च रक्तचाप से कैसे बचा जा सकता है। तो देखो, पहला उपाय रेशेदार युक्त भोजन करना, यानी रेशेदार युक्त, जैसे ऐसे फल फ्रूट का सेवन करना जिसमें रेशे हों भरपूर मात्रा में, ठीक है ना। तो उनसे जैसे पाइनएप्पल है, अनानास है, ठीक है, और मैंगो है, आम है, ठीक है, इस प्रकार के रेशे युक्त भोजन, ठीक है, तरबूज है, तो इसमें रेशेदार युक्त में और भी कई प्रकार की सामग्रियां अपने आती हैं, तो उनका भोजन अपने करेंगे तो इससे बचा जा सकता है रेशेदार भोजन करने से। अगला देखो, नियमित शारीरिक क्रियाएं, यानी डेली शारीरिक क्रियाएं, कसरत, व्यायाम, योग, ये चीज़ करके, योगा करने से भी आप इससे बच सकते हो। डेली कसरत, डेली पैदल चलना, ऐसे शारीरिक कसरतें जो अपने खेत वगैरह में करते हैं, तो उनसे भी इस चीज़ से बचा जा सकता है, जिससे शरीर फिट रहता है और इससे बच सकते हैं। तो नियमित शारीरिक क्रियाएं डेली होनी चाहिए। अगला, पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए। अपने को पोटेशियम जिसमें भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो, भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता हो, ऐसा भोजन अपने को करना चाहिए। पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा। चौथा देखो, चौथा क्या है, भोजन में Ca व Mg की संतुलित मात्रा हो। भोजन में Ca क्या होता है, कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम की मात्रा संतुलित होनी चाहिए। ये कल भी बताया था, मोटापे वाले में भी आया था, आपको ध्यान में होगा। तो भोजन में Ca व Mg की संतुलित मात्रा होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होगी, मैग्नीशियम की कम हो गई, या मैग्नीशियम ज़्यादा या कैल्शियम कम हो गया। तो इनकी मात्रा भी वो जो संतुलित मात्रा में होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कम ज़्यादा हो रहा है, तो उससे भी अपने इसका बचाव कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है कि अपने को डिब्बों में बंद खाद्य सामग्री नहीं खानी चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा टाइम से जो डब्बों में बंद रहती है, डिब्बों में पैकिंग, आजकल तो बहुत सारे खाद्य पदार्थ डिब्बों में पैक आते हैं और बहुत लंबे समय तक पैक रहते हैं। कई तो ख़राब हो जाती है, लेकिन उसमें गैस भरी जाती है जिससे वो ख़राब नहीं होते हैं और वो लंबे टाइम तक उसमें सुरक्षित रख पाते हैं। तो ऐसी चीज़ खाने से भी अपने सेहत को नुकसान पहुंचता है और इसके साथ साथ ये उच्च रक्तचाप बढ़ाने में भी सहायक होता है। तो इसको नहीं खाएंगे तो इससे बचा जा सकता है। तो ये 5 इससे बचने के उपाय थे, ठीक है, और इस प्रकार से इससे अपने बच सकते हैं। तो आज अपने अध्ययन किया बीपी का, ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप। रक्तचाप कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले मैंने बताया सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, आपको ध्यान होगा। रक्तचाप मापने का यंत्र बताया, उनमें दोनों में अंतर का क्वेश्चन बनता है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है, रक्तचाप मापी। याद रखना, रिपीट कर देता हूं एक बार, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है, रक्तचाप मापी, या दूसरा नाम क्या होता है बताओ, स्फाइग्नोमैनोमीटर। स्फाइग्नोमैनोमीटर ये भी उसका दूसरा नाम होता है।
इस पर 1 नंबर का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर मापने की मशीन को क्या कहते हैं? रक्तचाप मापने की मशीन को क्या कहते हैं? रक्तचाप मापी या स्फाइग्नोमैनोमीटर, ये भी अच्छा प्रश्न है। उसके बाद में फिर पढ़ा है इसके जो मुख्य 2 प्रकार हैं, एक तो हाई बीपी होता है, एक लो बीपी होता है। पहले निम्न रक्तचाप पढ़ा आपने, लो बीपी, और अभी अपने अध्ययन किया है उच्च रक्तचाप का, हाई बीपी का, और ये कैसे बढ़ती है, फिर इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं, इसका अध्ययन किया है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, और मैं आशा करता हूं कि आप लगातार वीडियो देख रहे होंगे और लगातार देखते भी रहेंगे, ताकि आपको इससे भरपूर फायदा हो सके। और इसके साथ साथ मैं ये भी कामना करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इन वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों को, मित्रों को, ताकि हमारे काम करने का उत्साह लगातार इसी प्रकार से बना रहे। क्योंकि इस गर्मी में हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप उन्हें पूरा देखते हैं तो हमें संतुष्टि मिलती है कि हमारे द्वारा किया गया काम फल दे रहा है, ठीक है। और वो फल मिलेगा आपको। फल मिलना किसको है? आपको, क्योंकि आपके रिजल्ट अच्छा रहेगा, परिणाम अच्छा रहेगा। और समय से पहले जब तक क्लासें स्टार्ट होगी, आप 2 या 3 या 4 चैप्टरों का अध्ययन कर लेते हो या ज़्यादा भी कर लेते हो, तो आपके लिए बहुत ही सूटेबल रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। जब क्लासें स्टार्ट होंगी तो आप सबसे आगे रहोगे। 5 चैप्टर मानो आपने 15-20 में से 5 पढ़ ली, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप में आत्मनिर्भरता आएगी, कितनी चीज़ें हमको तैयार है, और आप बाकी बच्चों से आगे रहोगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप उनसे आगे रहो, जो वीडियो देख रहे हैं वो लगातार। वैसे तो मेरा मानना है कि आप सभी देखो, लेकिन जो नहीं देख रहे हैं उनका तो देखो क्या कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, जो बच्चे इससे दूर हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। वीडियो का मैंने बताया था किस प्रकार कौन कौन से आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ मैं विदा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।